हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बेटा जी हम सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। वो सैम्पल पेपर जो HBSC ने इशू किया है और न्यू पैटर्न पर बेस्ड है हमारा, और इसका सेक्शन नंबर ए मैं पहले ही करवा चुकी हूँ, जिसमें आपके 20 1 मार्क के क्वेश्चन मैं कह सकती हूँ MCQ हुई थे वो सभी। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जिन स्टूडेंट्स ने उस लेक्चर को नहीं देखा है सबसे पहले उस लेक्चर को देखेंगे, इसके बाद आप सेक्शन नंबर बी को देखेंगे। आज हम सेक्शन नंबर बी शुरू करने जा रहे हैं, जिसको मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए सेक्शन नंबर बी, जिसमें आपके दो दो नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन एक्चुअल में ये 5 नहीं होंगे। देयर विल बी टोटल 7 क्वेश्चंस एट ऑल, क्योंकि इनमें इंटरनल चॉइस भी होगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना जल्दी से सेक्शन नंबर बी। और सेक्शन नंबर बी पर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप अपना और भी ज़्यादा सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, खासतौर पर वो स्टूडेंट्स जो इंग्लिश मीडियम के हैं, तो वो अपना एजुकाजॉन का ये अपना क्लास 10th सैम्पल पेपर है, जिसमें 10 सैम्पल पेपर्स आपको दिए गए हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। और इस पूरे सैम्पल पेपर का रिव्यू मैं अपने चैनल पर दे चुकी हूँ। उन वीडियोस का लिंक भी मैं आपको दे दूंगी। आप देखो कि जो ये पेपर HBSC ने रिलीज़ किया है वो सभी क्वेश्चंस आपको इस पेपर में देखने को मिल जाएंगे। बेशक इस पर CBSE लिखा हुआ है, मैंने पहले भी बताया था कि HBSC अब बिल्कुल CBSE के पैटर्न पर आ गया है। पूरे का पूरा पेपर हमारा उसी पैटर्न पर है, वही मार्किंग स्कीम है, सब कुछ वही है, तो क्वेश्चंस भी उसी टाइप में आएंगे। तो मैं कहूँगी कि ये बिल्कुल आपके लिए द बेस्ट सैम्पल पेपर है। और इसी तरीके से अगर आपके भाई बहन 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, मैथ्स ले रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं सजेस्ट करूँगी कि ये देखो क्लास 12th का मैथ्स का भी सैम्पल पेपर अवेलेबल है, जिसका कंप्लीट रिव्यू मेरे चैनल पर अवेलेबल है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। 10 पेपर्स आपको इसमें मिलने वाले हैं रिवीजन के लिए। और अब क्योंकि पहली बार, सुन लो ध्यान से, पहली बार हरियाणा बोर्ड में असर्शन रीजन क्वेश्चन आ रहे हैं, केस स्टडी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इन सैम्पल पेपर में आपको इस तरह के ढेरों क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्योंकि 10 पेपर है, 2 प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, CBSE का भी सैम्पल पेपर इसमें है, तो आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको एग्जाम में घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है असर्शन रीजन और केस स्टडी, बेटा ये अभी आपकी किसी भी बुक में अवेलेबल नहीं है ना। तो इसके लिए अगर आप इन सैम्पल पेपर को चूज़ करते हैं तो आप इनसे अपनी अच्छी सी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ सेक्शन नंबर बी का सॉल्यूशन, जिसमें हमारे 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे। और अगर लेक्चर अच्छा लगता है, समझ आता है, पसंद आता है, तो एक छोटा सा लाइक करना बनता है। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब किए बिना क्या होता है कि मैं बहुत सारी वीडियोस डाल देती हूँ और बच्चे उन चीज़ों को फिर मुझे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, क्योंकि उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होता, उनके पास उन्होंने बेल आइकन नहीं दबाया होता, तो उनके पास मैसेज जाता नहीं है ना। फिर वो पूछते मैम ये वाली चीज़ नहीं कराई, ये वाली। तो आप देखोगे कि बहुत सारा मटेरियल आपको मेरे चैनल पर मिल सकता है। तो आपने क्या करना है, जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है। मेरा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, है ना। देखो मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर मैं हर लेटेस्ट लेक्चर डाल देती हूँ। जो मेरा व्हाट्सएप का चैनल है, व्हाट्सएप पर भी अब एक चैनल का ऑप्शन आ गया है, जहाँ पर मैं केवल आपको मैसेज दे सकती हूँ। तो मैं सारे लिंक्स वहाँ डाल दूंगी, तो आप अपनी क्लास के अकॉर्डिंग सभी बच्चे वहाँ पर वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो अब हम अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आ जाते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 20 मैंने पहले ही करवा दिया था, है ना। 20 क्वेश्चन पहले हो चुके हैं, अभी 2-2 नंबर के हैं, तो उसी हिसाब से सॉल्यूशन करना है। ध्यान देना, निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म को हल कीजिए। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। दोनों मीडियम में मैं साथ साथ लेके चलूंगी। तो पहला पेयर है x - y = 3, दूसरा है x/3 + y/2 = 6, इक्वेशन नंबर 2। इसमें आप दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर दो, या लेफ्ट साइड में 6 को LCM ले लो। 6 को 3 से डिवाइड करो, 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, 2 से मल्टीप्लाई करो 2x। 6 को 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6, 3y = 6। 6 को उस तरफ ले जाओ
तो ये बन जाएगा 2x + 3y = 36, 2x जमा 3y बराबर है 36। इसको आप नाम दे सकते हो इक्वेशन नंबर 3। अब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लो, एक ही नंबर का क्वेश्चन है तो इक्वेशन नंबर 1 में से आपने क्या करना है, क्योंकि y नेगेटिव है तो उसको राइट में ले जाओ। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 + y। ठीक है, इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूंगी। ये इक्वेशन अपनी है 2x + 3y = 36। x के प्लेस पर मैं 3 + y रखने वाली हूँ, तो इंटू 3 + y + 3y = 36, 2 3 जा 6 + 2y + 3y = 36। ये दोनों मिलकर हो जाएंगे 5y और ये 6 राइट में जाकर हो जाएगा 36 - 6, 5y = 35, क्योंकि इधर मल्टीप्लिकेशन में राइट में जाके भाग में आ जाएगा, 5 6 जा 30। देखो इतनी तो इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी अपने समझ सकते हैं। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब इस y की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करेंगे तो जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 3 + 6 यानी 9 आ जाएगी। तो आपका आंसर आ जाएगा x = 9 एंड y = 6। तो 2 नंबर के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी लेंथी क्वेश्चन नहीं था। तो ये मैं होप करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 22। दोनों लैंग्वेज में मैं पढ़ूंगी, डायग्राम बनाऊंगी, देन आई विल सॉल्व इट। 6 मीटर लंबे एक ऊर्ध्वाधर खंबे की जमीन पर 4 मीटर लंबी छाया पड़ती है। इंग्लिश में देखें, ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शेडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। दोनों बच्चे समझ लें कि 6 मीटर लंबा एक खंबा है, एक पोल है जिसकी हाइट 6 मीटर है। यहाँ से अपना इसको थोड़ा सेंटर में ले लेते हैं। 6 मीटर लंबा ये खंबा है, यहाँ कहीं सूर्य देव हैं जिनकी लाइट यहाँ पड़ती है। तो इस पोल की जो शेडो बनती है, इस पोल की जो शेडो बनती है, इस खंबे की जो छाया बनती है वो 4 मीटर बनती है। अगर इस पोल को मैं ए बी नाम दे दूँ तो छाया BC है। आगे बढ़ते हैं। उसी समय एक मीनार की छाया 28 मीटर लंबी होती है। उसी समय यानी कि एक मीनार और है। इंग्लिश में देखें, एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शेडो 28 मीटर लॉन्ग। एक और टावर है भाई, उसी एंगल से सन दोनों पर पड़ रहा है। सन तो दोनों पर सेम एंगल से पड़ रहा है ना, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये देखो, ये आपका हो गया आपकी मीनार, यानी कि आपका टावर, और ये हो गई टावर की शेडो, और ये हो गई हमारी टावर की शेडो। मान लीजिए इसका नाम है PQ, तो शेडो है QR, और हमें शेडो यानी छाया की लंबाई पता है 28 मीटर। एक छोटी सी बात हर बच्चे को पता होनी चाहिए कि अगर ये कोई वर्टिकल टावर है, ये सन की लाइट पड़ रही है, तो जो शेडो आती है वो यहाँ से सन जाता है, तो ये शेडो आपकी बनती है। तो ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन सन का हो जाता है, सूर्य का उन्नयन कोण हो जाता है। तो दोनों केस में सूर्य का उन्नयन कोण यहाँ पर बराबर है, क्योंकि टावर पे भी और भाई अपना जो पोल है खंबे पर भी और मीनार पर भी सूर्य की जो लाइट पड़ रही है वो सेम एंगल से पड़ रही है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये जो अपना इधर लेफ्ट साइड में है जो खंबा है, जो पोल है, उस पर भी जो ये C पर आकर एंगल बनेगा वो कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब सुन लो ध्यान से, करना क्या है, फाइंड मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो टावर की ऊंचाई को हमने H मान लिया। ठीक है, आप डायग्राम बनाएंगे, आप पेपर में लिख कर आएंगे। AB इज अ पोल, AB इज ए पोल। हाँ, AB एक खंबा है, BC उसकी क्या है, छाया है। ज़्यादा नहीं लिखना है, 2 नंबर का है। AB इज ए पोल एंड BC इज द शेडो। तो AB 6 मीटर हो गया, BC अपना 4 मीटर हो गया। हमने मान लिया कि PQ मीनार है, लेट PQ इज टावर। हिंदी में भी और इंग्लिश में भी मिक्स कर रही हूँ, कुछ हिंदी में बोल रही हूँ, कुछ इंग्लिश में। तो माना PQ मीनार है और PQ की जो हाइट है वो H मीटर है, और उसकी जो शेडो है QR वो 28 मीटर है। इसको और भी कम कर सकते हो, बस आप यहाँ पर लिख दो। आप यहाँ इसके आगे भी लिख सकते हो कि भैया ये खंबा है ना, और यहाँ आप लिख सकते हो ये मीनार है, यानी कि ये आपका टावर है, क्योंकि 2 ही नंबर का, 2 ही मार्क्स का आपका क्वेश्चन है।
करें कैसे, ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगेगी क्योंकि एंगल तो पता ही नहीं है। आप ये देखो कि दीज टू आर राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स, दोनों के दोनों समकोण त्रिभुज है तो समरूप होंगे। क्यों? अब आप देखें ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर में, हाँ, इन द ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, दोनों में एंगल बी और एंगल क्यू 90 डिग्री के हैं। क्लियर है? दो एंगल तो ये सेम हो गए और सन का जो एलिवेशन है वो सेम होगा, तो एंगल सी और एंगल आर भी सेम होंगे क्योंकि सन उसी टाइम पर दोनों पर लाइट डाल रहा है। और जब दो ट्राइंगल्स के दो एंगल बराबर हो जाते, दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो जाते हैं, तो ए समरूपता नियम से द ए क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। यहाँ तक क्लियर हो गया? और जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो इक्वल होगी, तो ए बी बाय पी क्यू, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर। तीन वैल्यूज हमें पता है, चौथी हम निकाल लेंगे। तो ए बी 6 है, पी क्यू एच है, बी सी अपना बी सी कितना है 4 है और क्यू आर 28 है। 4 1 जा 4, 4 7 जा 28। अब क्या कर दो, ये बन गया 6 बाय एच इज इक्वल टू 1 बाय 7, एच को इधर ले जाओ और 7 को इधर, 6 इंटू 7 इज इक्वल टू एच, 42 इज इक्वल टू एच। तो मीनार की जो ऊंचाई है, जो हाइट ऑफ टावर है वो कितनी आ जाएगी? वो 42 मीटर आ जाएगी हाइट ऑफ टावर। मैं दोनों मीडियम्स में आपको बता रही हूँ इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग रहा है लिखने में भी, समझाने में भी, अदरवाइज ये क्वेश्चंस आपके इतने लेंथी नहीं हैं। एक फ्रेम में अगर मैं इस क्वेश्चन को करती हूँ तो ये आपका सिंगल फ्रेम में पूरा क्वेश्चन आ जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अब इसमें आपको एक इंटरनल चॉइस दे दी गई है क्वेश्चन नंबर 22 में ही, ठीक है ना। 5 है क्वेश्चन, लेकिन एक्चुअल में मुझे तो 7 समझाने पड़ेंगे ना, आप 5 करोगे, मुझे तो 7 समझाने हैं। तो अथवा और इंटरनल चॉइस आपको दे दी गई है। अब ध्यान से देखेंगे, हिंदी में पढ़ते हैं पहले। दी गई आकृति में पी एस बटा एस क्यू बराबर है पी टी बटा टी आर, पी एस बटा एस क्यू बराबर है पी टी बटा टी आर, और एंगल पी एस टी, थोड़ा सा इसको बैक साफ कर लेते हैं, एंगल पी एस टी यानी ये वाला एंगल और एंगल पी आर क्यू यानी ये वाला एंगल सेम है। तो सिद्ध करो कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी इसकी कोई भी दो भुजाएं आपने बराबर दिखानी है इस त्रिभुज की। इंग्लिश में देखें, पी एस बाई एस क्यू इज इक्वल टू पी टी बाई टी आर एंड एंगल पी एस टी इज इक्वल is equal to angle PRQ, then prove that PQR is an isosceles triangle। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप इसमें बहुत कुछ नहीं लिख कर आएंगे, दिया है, सिद्ध करना है वगैरह, कुछ भी आपने बहुत ज़्यादा इस पर टाइम नहीं लगाना है। दोनों मैंने एक ही फ्रेम में ले दिए हैं। अब मेरी बात को सुनो, मुझे इन दोनों साइड्स को इक्वल शो करना है, मैं इन्हीं दोनों को शो करूँगी, हो जाएंगी ये दोनों। तो एंगल्स, अच्छा इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी क्लास 9th में आ जाती है कि अगर ट्रायंगल आइसोसेलेस है यानी दो साइड्स इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल होंगे। अगर त्रिभुज समद्विबाहु है तो दो भुजाएं बराबर है तो दो कोण भी बराबर होंगे। तो अगर मैं इस ट्रायंगल के ये दोनों एंगल्स इक्वल प्रूव कर दूं, क्यू और आर, तो क्यू के सामने वाली साइड और आर के सामने वाली साइड भी इक्वल हो जाएंगी और मेरे ये दोनों ये पूरा ट्रायंगल मेरा आइसोसेलेस यानी कि समद्विबाहु हो जाएगा। थेल्स का कन्वर्स ले लो कि पूरे के पूरे त्रिभुज पी क्यू आर में, है ना, थेल्स का कन्वर्स क्या कहता है कि अगर किसी एक ट्रायंगल के अंदर किसी एक साइड के अपोजिट साइड बाकी दोनों को सेम रेशो में डिवाइड कर रही है ना, कर ही रही है, क्योंकि पी एस बाय एस क्यू इज इक्वल टू पी टी बाय टी आर, ये हमें दे रखा है भाई, पी एस बाय एस क्यू और पी टी बाय टी आर बराबर है। अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के सामने कोई लाइन खींच दे, मैंने समानांतर नहीं बोला है, मैंने बोला उसके सामने कोई लाइन खींच दे और वो बाकी दोनों को, इन दोनों को इक्वल रेशो में डिवाइड कर रही है, समान अनुपात में बांट रही है, तो ये लाइन 100% इसके पैरेलल है, यानी एस टी क्यू आर के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो आप यहाँ लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, देन बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आप लिखेंगे आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के विलोम द्वारा, थेल्स प्रमेय के विलोम द्वारा,
सुन रहे हो मेरी बात को? क्या आ जाएगा कि एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर। बिल्कुल सिंपल। जो लाइन इसने पहली दी थी हमने उसको यूज किया कि इस ट्रायंगल के अंदर ये रेशियो इक्वल हैं, इसका मतलब एस टी क्यू आर के पैरेलल हो गई। अब जब एस टी क्यू आर के पैरेलल हो गई तो एंगल पी एस टी और एंगल पी क्यू आर इक्वल होंगे। इसका मतलब एंगल पी एस टी इक्वल हो जाएगा एंगल पी क्यू आर के। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, संगत कोण। भाई दो रेखाएं समानांतर है और तीसरी लाइन काट रही है तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, संगत कोण होते हैं। और वही कहानी यहाँ पर है कि ये मैं एक एक बात को बड़ी बारीकी से आपको समझा रही हूँ कि ये दोनों समानांतर है और ये तिर्यक रेखा काट रही है तो ये दोनों आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, संगत कोण है तो बराबर होंगे। इसी में क्वेश्चन हो गया। सुनो मेरी बात, ये दोनों एंगल बराबर हैं लेकिन ये एंगल पहले से इसके इक्वल है तो भैया ये दोनों भी इक्वल हो गए। जब ये दोनों इक्वल हो गए तो दो साइड्स भी इक्वल हो गई और ट्रायंगल आइसोसेलेस बन गया। तो मैं ये कह रही हूँ कि क्योंकि मैं बस समझाने में टाइम लगा रही हूँ वरना करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो यहाँ आप लिख देना भैया संगत कोण, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख देना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। लेकिन 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 ये वाला एंगल ऑलरेडी इसके इक्वल है, लेकिन एंगल पी एस टी इज ऑलरेडी इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। पी एस टी पी क्यू आर के इक्वल है क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, लेकिन पी एस टी पी आर क्यू के इक्वल दे रखा है तो पी एस टी पी क्यू आर के भी इक्वल है, पी एस टी पी आर क्यू के भी इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया कि पी क्यू आर और पी आर क्यू भी इक्वल हो गए। और जब एक ट्राइंगल के दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाती। क्लास 9th में थ्योरम आ जाती है, आप क्रॉस चेक कर लेना। तो क्या आ जाएगा, पी आर इज इक्वल टू पी क्यू। कारण लिख देना, दो समान कोणों के सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, साइड्स इक्वल टू अपोजिट एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। तो इसका मतलब पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है या पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। इस बात को आप अपने पेपर में फाइनल में लास्ट में लिख कर आ जाना। मैं अब इसको यहीं पर छोड़ रही हूँ। तो बहुत आसान था समझाने में, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम आपको लगाया है। एक बार जल्दी से मैं फिर रिपीट करना चाहूँगी कि मैंने कुछ भी नहीं किया, ये रेशियो इसके इक्वल था। तो थेल्स की थ्योरम क्या कहती है कि ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी। 1 नंबर में भी आता है ये क्वेश्चन। तो इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग है, लेकिन ये एंगल भैया पहले से इसके इक्वल है तो ये दोनों इक्वल हो गए। अब ये दोनों इक्वल हो गए तो इनके अपोजिट साइड्स इक्वल हो गए और ट्रायंगल बन गया अपना आइसोसेलेस ट्रायंगल। सिंपल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पर चलिए। दो सहकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। कॉन्सेंट्रिक का मतलब है कि एक ही सेंटर को लेकर, सकेंद्रीय का मतलब है एक ही केंद्र को लेकर दो वृत्त बनाए गए हैं। देयर आर 2 सर्कल्स विद द सेम सेंटर। छोटे का रेडियस 3 सेंटीमीटर है और भैया बड़े का जो रेडियस है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। इज इट क्लियर? अभी हमें जो चाहिएगा उसी के हिसाब से मैं फिर डायग्राम को आगे ड्रॉ करूंगी। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। ये एक कोड है, ये एक कोड है, एक जीवा है जो बड़े वृत्त की जीवा है। सुन लो ध्यान से, बड़े वृत्त यानी ए बी, बड़े वृत्त की तो जीवा है यानी उसकी कोड है। ठीक है, और छोटे वृत्त का टेंजेंट है यानी उसको टच कर रही है। कहां पर टच कर रही है, मान लो एम पर। क्लियर है? तो आपने ए बी की जो लेंथ है, लंबाई है, वो आपने निकालनी है। तो आप इसमें क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि ए बी बड़े वृत्त की जीवा है। ए बी थोड़ा सा तो लिखना पड़ता है ना, ए बी बड़े वृत्त की जीवा है जो छोटे वृत्त को एम पर स्पर्श करती है। अब इंग्लिश में भी सुन लें, थोड़ा मैं आराम से ही बोल रही हूँ। ए बी इज द टेंजेंट, ए बी इज द कोड ऑफ लार्जर सर्कल, ए बी इज द कोड ऑफ लार्जर सर्कल विच टच स्मॉलर सर्कल एट एम, विच टचेज स्मॉलर सर्कल एट एम। क्लियर हो गया? अब ए बी की लेंथ निकालनी है तो ओ को एम से ज्वाइन करो और ओ को ए से। और अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, ये जो ओ ए है ये लार्जर वाले सर्कल का
रेडियस है तो कितना है 5 है, और ये जो OM है ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस है तो कितना है 3 है, और OM इज परपेंडिकुलर टू AB। क्यों? हमारे पास थ्योरम आ जाती है कि किसी भी टेंजेंट से जाने वाला रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। इज इट ओके? सारी बातें याद रखनी पड़ती हैं भाई, क्या करें, है ना। तो ये एंगल हो गया 90 का, एंड M इज द मिड पॉइंट और M AB का मध्य बिंदु है। ये भी थ्योरम आ चुकी है आपकी सर्कल में, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो अगर मैं AM निकाल देती हूँ तो AB आ जाएगा। अब जो OAM ट्राइंगल है, जो ये वाला ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो त्रिभुज AOM में इन द ट्राइंगल AOM जब ये एंगल 90 है तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हो गया OA, भाई ये 90 का एंगल है तो इसके सामने ही तो हाइपोटेन्यूज होगा, इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा इसमें मुश्किल चीज़ें नहीं है। OA कितना है 5, तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, ये होगा 25 इज इक्वल टू 9 प्लस AM स्क्वायर। 9 को लेफ्ट में ले जाओ, 5 का स्क्वायर 25, 3 का 9, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू AM स्क्वायर, 16 इज इक्वल टू AM स्क्वायर। दोनों तरफ जब आप अंडर रूट करोगे तो AM की वैल्यू 4 आएगी, और जब AM की वैल्यू 4 आ गई तो जो AB है वो तो AM का डबल है, यानी कि 2 4 जा 8 सेंटीमीटर। तो जो लार्जर सर्कल की कोड थी उसकी लेंथ कितनी आ जाती है 8। पूरा क्वेश्चन मैंने एक फ्रेम में आपको यहाँ पर दे दिया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कोई हिंदी और इंग्लिश मीडियम की कोई नेसेसिटी नहीं है, मैं जल्दी से बता देती हूँ। फाइंड द वैल्यू, यहाँ लिखा हुआ है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देख लीजिए, अगर मैं अगली स्लाइड पर जाऊंगी तो इवैल्यूएट द फॉलोइंग मिलेगा, तो दोनों की एक ही बात है। तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर आपके लिए सॉल्व कर रही हूँ, देखेंगे जरा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 24। वैल्यूज याद होनी चाहिए, टेबल याद होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा 5 cos स्क्वेयर 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू होती है बच्चे 1/2 प्लस 4 सीकेंड स्क्वेयर 30। अब सीकेंड 30 याद नहीं है, मान लो मुझे भी याद नहीं, मुझे cos 30 तो याद है ना। देखो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो सीकेंड 30 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और 2/√3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/√3 होल स्क्वेयर माइनस टेंजेंट स्क्वेयर 45। टेंजेंट 45 1 होता है तो उसका स्क्वेयर आ जाएगा। डिनोमिनेटर पे आओ तो साइन स्क्वेयर 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 होल स्क्वेयर, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 होल स्क्वेयर। इसको सॉल्व कर लो। 5 ये बन जाएगा 1/4 प्लस, ठीक है। अब मैं यहाँ आ रही हूँ 4 ब्रैकेट, जब इसका स्क्वेयर करोगे तो 4/3 आ जाएगा, और -1 डिवाइडेड बाय, ये देखो ये बनेगा 1/4, √3 का स्क्वेयर करोगे तो 3/4। नीचे वाले को एक बार ध्यान से देखो, 1/4 प्लस 3/4, डिनोमिनेटर सेम है, ये बन जाएगा 4/4 और 1 आ जाएगा। यानी डिनोमिनेटर को तो डायरेक्ट हम 1 लिख दें तो डिनोमिनेटर तो मेरा गायब ही हो जाएगा, और मेरे पास सॉल्व करने के लिए केवल न्यूमिनेटर रह जाएगा। देखो 5 को 1/4 से करेंगे तो 5/4 प्लस, जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आ जाएगा 16/3 और -1/1। डिनोमिनेटर में करके दिखा दो तो 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर तो खत्म हो गया, अब मेरे पास न्यूमिनेटर रह जाता है -1। 4 और 3 का एलसीएम आएगा 12, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, 3 चौके 12, 16 चौकू 64 और घटा 12। तो पहले तो 15 और 64 दोनों पॉजिटिव हैं तो जोड़ दो, 79 माइनस 12 है ना, और बाय में 12, 9 में से 2 गए 7, 67/12 ये आपका आंसर आ जाएगा। आप जल्दी से क्रॉस चेक कर सकते हैं। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है तो 5 × 1/4 5/4 आ जाएगा। सीकेंड 30 की वैल्यू 2/√3 होती है, स्क्वायर करोगे तो 4/3, 16/3 -1। नीचे वाला तो आइडेंटिटी होती है +1 में आ जाती है, 1 होता है। तो जब आप यहाँ 12 एलसीएम लेंगे तो यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, अगले स्लाइड पर चलते हैं और देखेंगे जरा जल्दी से। अब हमारे रह जाते हैं 1 और 2। 24 हो चुका है हमारा, 25 नंबर पे आ जाइए अब आप।
तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इसके दो पार्ट्स हैं, इंटरनल चॉइस हमें दी गई है तो दोनों को जल्दी से देख लेते हैं। तो ये हमारा सेक्शन नंबर बी कंप्लीट हो जाएगा। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। वृत्त के संगत लघु और दीर्घ खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। पाई और √3 को इतना लेना है। इंग्लिश मीडियम में भी देख लें। ए कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ सर्कल। फाइंड द एरियाज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। बिल्कुल सिंपल सा हमारा क्वेश्चन है। तो सेगमेंट का एरिया हमने निकालना है। देखते हैं, एक सर्कल ले लेते हैं। सबसे पहले तो हम जल्दी से एक सर्कल ले लेते हैं। ये देखिए, हमने एक सर्कल यहाँ पर ले लिया है और इसको हम यहीं पर ले लेते हैं, ठीक है। और हमारा जो सर्कल है उसका जो रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर है। तो ये तो रेडियस हो गया 15 सेंटीमीटर, और उसकी जो कोई कोड है, कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, कोड की लेंथ हमें नहीं पता क्या है। ये हमारी कोड है AB, जो कि सेंटर पर एंगल बना रही है ये वाला 60 डिग्री का। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाती है? 60 डिग्री, ठीक है। कोड ऑफ सर्कल सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रही है। लघु और दीर्घ खंडों का क्षेत्रफल आपने निकालना है। मेरी बात सुनो, एक ही में काम चल जाएगा। ये होता है हमारा लघु वृत्तखंड, यानी कि माइनर सेगमेंट। माइनर की आ जाएगी तो पूरे सर्कल में से माइनर को माइनस कर देंगे तो मेजर का अपने आप आ जाएगा। मेन प्रॉब्लम है माइनर का निकालने की। अब मेरी बात को समझेंगे आप कि जो सेगमेंट का एरिया निकालना है, जो सेगमेंट का एरिया हमने निकालना है, उसके लिए हमें सेक्टर का एरिया में से, देखो ये हो गया पूरे का पूरा सेक्टर, ये हो गया पूरे का पूरा सेक्टर, और इस सेक्टर में से अगर मैं ऊपर वाला ये ब्लू कलर का ट्रायंगल माइनस कर दूं तो नीचे जो दिखाई दे रहा है वो मेरा सेगमेंट है जिसको मैंने निकालना है। क्लियर हो गया? तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हम यही ले लेते हैं। एरिया, अरे हिंदी में भी लेना है मुझे, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू, तो आप क्या लेंगे कि अपना सेक्टर का एरिया, ठीक है। सेक्टर को क्या बोलते हैं? त्रिज्यीय खंड, हाँ जी। लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल आप यहाँ लेंगे लघु, थोड़ा इसको साइड में कर लेते हैं ऐसे, हाँ जी। अब देखेंगे स्टेटमेंट सारी हमारे पास है। लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल माइनस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का नाम है OAB, और माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू, इंग्लिश में वैसे इजी होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। दोनों में लिख दिया, कोई कंप्लेंट नहीं करना मुझसे, ठीक है। अब देखो भाई, त्रिज्यीय खंड यानी कि सेक्टर का जो एरिया होता है, यहाँ से मैं इक्वल टू लगाऊंगी, दैट इज θ/360 इंटू πr²। और ट्राइंगल के एरिया के 2-3 तरीके हैं। मैं आपको एक शॉर्टकट भी बता देती हूँ, r²/2 इंटू साइन थीटा। एक तरीका तो ये होता है निकालने का, अगर आपको जल्दी है। वैसे इसका तरीका बहुत लंबा होता है, 10th क्लास में हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इसको निकालने के लिए, ठीक है ना। दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करते हैं फिर हम करते हैं। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखो तो क्योंकि ये वाला एंगल आपको 60 दिया गया है तो मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। कैसे भाई? ये दोनों साइड्स हैं 15, बहुत ध्यान से समझना, और ये एंगल 60 है। अभी अभी मैंने किया है कि समद्विबाहु त्रिभुज की दोनों कोण भी बराबर होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के, तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो आप इनको x लेके सॉल्व करोगे तो ये दोनों भी 60-60 के ही आएंगे। क्लियर है? तो ये जो ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस नहीं बल्कि इक्विलेटरल यानी समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वर्गमूल 3/4 गुणा a², √3/4a²। तो वो चीज़ अब मैं यहाँ पर लगाऊंगी, तो मुझे ये साइन थीटा वाला नहीं लगाना पड़ेगा, कोई मुझे परपेंडिकुलर नहीं लगाना पड़ेगा। और अब हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें तो आपको समझनी पड़ेंगी। तो भैया थीटा है 60/360, पाई को क्या यूज करना है ये ध्यान कर लो।
पाई को 3.14 लेना है, √3 को 1.73। तो दोनों वैल्यूज़ आपने माइंड में रख के चलनी है। तो पाई की जगह मैंने 314/100 लगा दिया, आर यानी रेडियस 15 है तो ये 225 हो जाएगा, माइनस √3 की जगह मैंने लगाना है 1.73/100, एक 4 पहले से है, और ए यानी साइड तो ये 15 है तो ये भी कितना हो जाएगा 225। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आप अगर चाहें तो 225/100 को कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं तो 66 जा 25 निमा 225, और भैया 25 चौके 100 होता है। ठीक है, और 3 2 जा 6 बेटा, 3 3 जा 9 है ना, और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। ऊपर तो ये दोनों बचते हैं 157, 157 × 3/4 माइनस, यहाँ ध्यान देंगे 25 निमा 225 और 25 चौका 100। अब आगे मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड नहीं होगा तो इनको कर देंगे 9 3 जा 27, 9 3 27, 2 9 7 63 और 2 65, और ये आ जाएगा 1557/16। दोनों को चाहो तो अब आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, चाहो तो आप बिना एलसीएम लिए भी सॉल्व कर सकते हो। ये बनेगा 3 7 21, 2 3 5 3 1 3 और 1 4, 471/4 घटा 1557/16। 16 एलसीएम लो, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 7 28, 2 4 चौके 16 और 2 18 है ना। अब एक ही बार में हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो 14 में से 7 गए 7, 7 में से 5 गए 2, 8 में से 5 गए 3, 327/16 आ जाएगा, जिसका डिवीजन मैंने पहले ही किया हुआ है। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये आपका 20 पॉइंट, इधर तो पता नहीं आपको दिखेगा या नहीं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो इसको जब आप डिवाइड करिएगा बच्चे तो ये आपका आएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे माइनर सेगमेंट का एरिया आया है। इसको मैं एक फ्रेम में लाती हूँ और फिर मैं मेजर सेगमेंट का एरिया और आपको निकाल कर दिखाती हूँ। मेजर सेगमेंट का मतलब क्या है भाई, अगर ये मेरा सर्कल है, ये मेरा सर्कल है और यहाँ मेरी कोड है और ये मेरा माइनर सेगमेंट है, तो जो ये सारा हिस्सा बच जाता है ये मेजर सेगमेंट यानी कि दीर्घ वृत्तखंड होता है। तो पूरे सर्कल में से माइनर को घटा दीजिए तो मेजर का एरिया आ जाएगा। तो अब हम यहाँ करेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो सर्कल में से घटाना है तो पहले सर्कल का एरिया निकालो। सर्कल का एरिया होता है πr² और -20.4375। इसको सॉल्व करना है। पाई को क्या यूज करना है, 314/100 इंटू 225 माइनस 20.4375, 25 चौके 100, फिर वही कैलकुलेशन आएगी 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 5 10, 2 7 14, तो 9 7 63, 6 9 5 45 और 6 51, 9 एकम 9 और 5 14। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपनी कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं। 20.4375, थोड़ा मैं स्लाइड को इधर कर लेती हूँ, देखो है ना, होच पोच नहीं रहेगा, आपको साफ समझ में आ जाएगा। तो -20.4375, 2 से डिवीजन आसान है तो 2 7 जा 14, 0 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 और 0, और इसमें से आपने इसको माइनस करना है और वो माइनस मैं यहाँ कर देती हूँ। 706.50 में से 20.4375, तो 10 में से 5 गए 2, 9 में 7 गए 2, 9 में से 3 गए 6, 0 6, 10 में से 686.06 समथिंग, 686.06 समथिंग हमारे मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, और ये 20.4385 मेरे माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग लेंथी है क्योंकि कैलकुलेशन इसमें इसने काफ़ी लंबी दे दी है। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आपको इसके वीडियो के नीचे एक कमेंट बॉक्स मिलेगा, उसमें कमेंट करें। टेलीग्राम पर ग्रुप है जो स्पेशल आपके डाउट्स के लिए बनाया गया है, व्हाट्सएप पर भी चैनल है, ग्रुप है, तो उनको ज्वाइन करें और अपने डाउट्स मुझसे ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। और जल्दी से लास्ट पार्ट पर आ जाते हैं, सेक्शन नंबर बी का जो लास्ट क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ी सी लैंग्वेज इसने घुमा दी है आपको उलझाने के लिए।
एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर हो। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। अगर ये एक सर्कल है तो क्वाड्रेंट का मतलब है इसका चौथा हिस्सा, फोर्थ पार्ट। तो मान लो ये है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, सर्कल के एरिया को 4 से डिवाइड कर दो। ये है 2 नंबर का क्वेश्चन। और सर्कल के एरिया को निकालने के लिए रेडियस चाहिए जो इसने नहीं दे रखा, तो हम मान लेते हैं कि r रेडियस है और उसने हमें सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि दी है। इसकी हेल्प से हमने पहुंचना है रेडियस पर, ठीक है। सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई r जो कि 22 है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 22, कैंसिल 7 उधर, देखो 7 उधर 2 नीचे, तो r की वैल्यू आ गई 7/2। रेडियस आ गया, रेडियस आ गया तो अब आप अपना एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल दो जो कि होता है पाई 1/4 पाई r स्क्वेयर कर दो, तो 1/4 पाई की जगह 22/7 और r स्क्वेयर का मतलब 7/2 का स्क्वेयर। 1/4 22/7 49/4, 7 7 49, 2 दूनी 4 और ये आ गया 11, 11 7 77/8, 77/8 वर्ग सेंटीमीटर। आप इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। तो हम केवल सेक्शन नंबर बी करेंगे आज के लेक्चर में। मैं होप करती हूँ ये लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, और अगर अच्छा लगता है तो भाई एक शेयर करना बनता है और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और मैं एक बार फिर कहना चाहूँगी कि ये सैम्पल पेपर्स आप इन पर विचार कर सकते हैं, 12वीं के लिए भी और 10वीं के लिए भी आपके लिए बहुत ही ये हेल्पफुल रहने वाले हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।